नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सेट भर्ती परीक्षा 2012 के बचे हुए 50 प्रश्न जो हैं आज सोल्व करेंगे। पिछले पेपर में हमने 75 क्वेश्चन जो हैं सोल्व किए थे। तो देखिए, सेट परीक्षा 2012 के प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन पहला है कि निम्न में से कैनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है। आपको पता है कैनिजारो अभिक्रिया जो है एल्डिहाइड कीटोन की विशेष अभिक्रिया है, जिनके अंदर वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला एसीटोन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा एसिटाल्डिहाइड है, वो भी आपका कैनिजारो दे देगा, तीसरा भी जो है आपका कैनिजारो दे देगा। हालांकि ये अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपका एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। तो और फोर्थ ऑप्शन जो है आपके पास में जो है बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड के पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो बेंजल्डिहाइड जो होगा आपका वो आपके इस प्रकार ये कैनिजारो रिएक्शंस देगा। तो इसका ऑप्शन आपका 4 नंबर का आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्न में से कौन सा संक्रमण वर्जित है, मतलब इनमें से कौन सा ट्रांजिशन नहीं हो सकता। वैसे आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट माना है, लेकिन मैं फिर भी इस क्वेश्चन में देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी होता है, लेकिन एन टू एन स्टार ट्रांजिशन नहीं होता है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यदि मैं इसको मानूंगा तो मैं इसको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका मैं आंसर दूंगा, लेकिन आरपीएससी ने इसको डिलीट माना है। लेकिन हम हमारे अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग हम इसको जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्विनोलिन का संश्लेषण किया जाता है। देखो क्विनोलिन जो है, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, एंडोल, पिरोल, पायरोल, थायोफिन, ये सब क्या है विषम चक्रीय यौगिक, हेट्रोसाइक्लिक यौगिक है। ये हम बीएससी फाइनल ईयर के अंदर पढ़ते हैं। तो क्विनोलिन का संश्लेषण किससे होता है वो देख लेते हैं अपन एक बार। देखो बैकमान पुनर्विन्यास क्या होता है, बैकमान पुनर्विन्यास के थ्रू हम जो है एमाइड से लैक्टम मिलाते हैं, लैक्टम मिलते हैं, मतलब हमें लैक्टम प्राप्त होता है बैकमान के। फिशर इंडोल संश्लेषण जो होता है वो इंडोल के निर्माण में काम आता है। बिस्लर नेप्लॉर्स्की विधि जो होती है वो आइसोक्विनोलिन के संश्लेषण में काम आती है, जबकि स्क्रॉप संश्लेषण जो होता है वो क्विनोलिन के बनाने में काम आता है। तो इसका आंसर जो है सीधा सीधा आपके पास में स्क्रॉप संश्लेषण हो जाएगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के 3 आंसर जो है उनको हमने गलत क्यों किया, वो भी हमको यहाँ पे चेक करना होगा। तो इसका आंसर जो है गलत लिख दिया मैंने, इसका आंसर होगा स्क्रॉप संश्लेषण। क्या होगा इसका आंसर? स्क्रॉप संश्लेषण। इसको मैं मिटा देता हूँ। स्क्रॉप संश्लेषण जो होता है वो क्विनोलिन के निर्माण के अंदर काम में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है थायोफिन की अनुनाद ऊर्जा क्या होती है। देखो हम जो बीएससी फाइनल ईयर में विषम चक्रीय यौगिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में 5 या 6 कंपाउंड विषम चक्रीय, जिसके अंदर हमारे पास में सबसे पहला पिरोल, फ्यूरेन और थाइपिन। यदि मैं पिरोल की बात करूं तो पिरोल की जो अनुनाद ऊर्जा होती है वो करीब 89 किलो जूल पर मोल होती है। ध्यान रखना किलो जूल पर मोल बोल रहा हूँ मैं। और यदि मैं बात करूँ थायोफिन की तो थायोफिन की एग्जैक्ट जो है 120 होती है और फ्यूरेन की करीब 66 के करीब होती है। तो थायोफिन की 120 होती है, तो यहाँ पे 120 तो आंसर दिया हुआ नहीं है, इसलिए आरपीएससी ने इसको डिलीट माना है। क्योंकि थायोफिन की यदि थायोफिन की हम बात करें तो थायोफिन की जो अनुनाद ऊर्जा होती है वो 120 किलो जूल पर मोल होती है, और यहाँ पे उसके नियरेस्ट आंसर जो दे रखा है वो 117.0 किलो जूल पर मोल दे रखा है आरपीएससी ने। तो आरपीएससी इसमें ऑब्जेक्शन लगा क्वेश्चन पे और आरपीएससी ने उसे उठा के डिलीट मार दिया। लेकिन इसका आंसर हम 117.0 किलो जूल मोल दे सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग कि यहाँ पे ऊर्जा का मान जो है किलो जूल पर मोल में पूछा गया है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऊर्जा का मान किलो कैलोरी पर मोल में भी जनरली दिया होता है। जैसे बेंजीन की यदि हम बात करें तो किलो जूल में 152 किलो जूल पर मोल अनुनाद ऊर्जा होती है, लेकिन यदि बेंजीन की हम बात करें किलो कैलोरी में तो 36 किलो कैलोरी होती है। 1 कैलोरी के अंदर 4.18 जूल होते हैं, तो हम कैलोरी को जूल में बदलने के लिए 4.18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारे पास में आंसर जो है किलो जूल में आ जाएंगे। तो इसका आंसर हमारे आंसर की के अनुसार कितना मानेंगे हम?
आरपीएससी ने इसे डिलीट माना है, लेकिन हम इसका आंसर 117 मानेंगे क्योंकि 120 के नियरेस्ट सबसे यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि भाई पिरिडीन की अनुनाद ऊर्जा जो है 125 किलो जूल पर मोल है, जबकि बेंजीन की 150 किलो जूल पर मोल है। इनकी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन में क्रियाशीलता होगी। देखो बच्चों, पिरिडीन की अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा, पिरिडीन की अनुनाद ऊर्जा 125 है और बेंजीन की 150 है। तो देखा जाए तो बेंजीन ज़्यादा स्थायी है किससे? पिरिडीन से। और जिसका स्थायित्व ज़्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। तो यदि यहाँ अनुनाद ऊर्जा के बेसिस पे आंसर निकालें तो बेंजीन की क्रियाशीलता कम होगी और पिरिडीन की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। लेकिन उन्होंने आगे क्वेश्चन लिखा है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं के प्रति क्रियाशीलता पूछी है। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं के अंदर, पिरिडीन के अंदर एक विषम चक्रीय एटम होता है जो नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करता है, जो कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम कर देता है। इस वजह से पिरिडीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति पिरिडीन जो होती है वो कम क्रियाशील हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बेंजीन की पिरिडीन से अधिक, क्योंकि बेंजीन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं होता, और कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं होने के कारण बेंजीन की क्रियाशीलता अधिक होती है और पिरिडीन की कम होती है। पिरिडीन में नाइट्रोजन एटम होने के कारण यह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की तरह काम करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग काम करने की वजह से बेंजीन की जो होता है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, और नाइट्रोजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तो यह जो है कम क्रियाशील हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर बेंजीन की पिरिडीन से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपके पास में पिरोल, पिरिडीन और पिपरिडीन, इनकी क्षारकता का क्रम लिखना है। देखिए, पिरोल की बात करें तो पिरोल एक एरोमेटिक यौगिक है जिसके अंदर पांच सदस्यीय वलय होती है, और उन 5 सदस्यीय वलय में मैं आपको वलय का ये भी बता देता हूँ डायग्राम किस प्रकार पिरोल की स्ट्रक्चर होती है। ये पिरोल की स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। और नाइट्रोजन के पास में ये लॉन पेयर जो प्रेजेंट होते हैं, ये लॉन पेयर जो होते हैं वो किस में भाग लेते हैं? अनुनाद में भाग लेते हैं। इसका मतलब ये डीलोकलाइज्ड जो है लॉन पेयर होते हैं, और हमें पता है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दें वो क्षार होते हैं। तो पिरोल की क्षारकता इन सब में कम होगी। अब हम बात करते हैं पिपरिडीन की और पिरिडीन को कंपेयर करते हैं। देखो, पिपरिडीन जो होते हैं, पिपरिडीन में और पिरोल में क्या अंतर है? पिपरिडीन के अंदर जो होते हैं ये डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, मतलब पिपरिडीन जो होता है वो ये स्ट्रक्चर होती है। मैं एक बार वापस ठीक से स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके सामने। देखिए, मैं पिपरिडीन की स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ। ये पिपरिडीन की स्ट्रक्चर होती है, 5 मेंबर रिंग होती है और एक विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजन इसके बीच में होता है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होता है। तो एक तो ये पिपरिडीन की स्ट्रक्चर होती है। अब नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल फ्री है किसी को देने के लिए, और इसमें नाइट्रोजन का जो संकरण होता है वो sp3 है। S गुण कम होने की वजह से ये नाइट्रोजन के जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से चले जाता है। अब इसके बाद हम बात करें पिरिडीन की, तो पिरिडीन के स्ट्रक्चर तो आप लोग सब जानते ही होंगे। पिरिडीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जो होता है विषम चक्रीय, उसका संकरण sp2 होता है, और S गुण ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, हालांकि नाइट्रोजन में, पिरिडीन में नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो जो है रेजोनेंस में भाग नहीं लेते हैं, वो लोकलाइज्ड ही होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण जो है sp2 होने की वजह से, वहाँ S करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज़्यादा नाइट्रोजन से आकर्षित होते हैं। इस वजह से वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते। तो हम यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्षारकता होगी वो तो पिपरिडीन की होगी, फिर उसके बाद में पिरिडीन की होगी, और पायरोल की सबसे कम होगी, क्योंकि पायरोल में नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन युग्म रेजोनेंस में भाग लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इस वजह से क्या है,
पिपरिडीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर पिरिडीन और फिर उसके बाद में पायरोल की जो है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन सबसे अधिक देगा। अब इनको हम यदि देखें तो अनुनाद ऊर्जा के आधार पर हम इनके आंसर दे सकते हैं। देखो फ्यूरेन की अनुनाद ऊर्जा जो होती है वो 66 होती है। कितनी होती है? 66 होती है। मैं लिख देता हूँ ठीक से। अनुनाद ऊर्जा फ्यूरेन की 66 होती है। थायोफिन की 120 होती है। बेंजीन की 152, ये किलो जूल में बताया मैंने, किलो कैलोरी में नहीं बताया। और पायरोल की जो होती है वो 89 होती है। तो आप देख लीजिए सबसे पहले अधिक पहले कौन सी खुलेगी, तो फ्यूरेन की खुलेगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास में, वो आंसर हमारे पास में 1 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फ्यूरेन जो होता है, उस फ्यूरेन जो है वो सबसे आसानी से खुलेगी इसकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1-ब्यूटीन का हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण है। तो आपको पता हाइड्रोबोरीकरण जो ऑक्सीकरण होता है वो पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। सबसे पहले B2H6 से अभिक्रिया कराते हैं एल्कीन की, तो ट्राई एल्किल बोरिन बनता है, और फिर उसकी रिएक्शन पराक्साइड से कराते हैं तो अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनी के लू अकॉर्डिंग काम होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पराक्साइड इफेक्ट जो है, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तृतीयक हैलाइड मतलब टर्सरी हैलाइड के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये विलोपन अभिक्रिया है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है, और आपको पता है सेथ-जेप के नियम के अनुसार होती है। सेथ-जेप का नियम क्या कहता है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड के अंदर एक से अधिक प्रकार की बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो उस बीटा हाइड्रोजन का विलोपन अधिक मात्रा में होगा, जिससे अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन का निर्माण हो। तो इस नियम को कहते हैं सेथ-जेप का नियम। तो ये हमारे पास में 2 नंबर का आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। लेकिन ध्यान रखना 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन हमारे पास में है 3 डिग्री का जो है एल्किल हैलाइड है ये, और इससे हमारे पास 2-हाइड्रोक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, सीधी सी बात है। Br हट रहा है और OH ग्रुप जुड़ रहा है, Br हट रहा है और OH ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये सीधी सी बात है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब नाभिक से ही प्रतिस्थापन होगी। लेकिन 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड जो है कौन सी अभिक्रिया देते हैं? SN1, जबकि 1 डिग्री के कौन से देते हैं? SN2। तो इसका आंसर जो है हमारे पास में 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। SN1 अभिक्रिया जो है ये देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगले कहते हैं COEN का होल ट्वाइस Cl2 में कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम देखें कि EN का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन, और एथिलीन डाइएमीन जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब द्विदंतुक लिगेंड है। और द्विदंतुक लिगेंड होने की वजह से एक EN 2 डोनर एटम से जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से, तो 2 EN कितने होंगे? 4। तो एथिलीन डाइएमीन के कितने एटम जुड़ रहे हैं कोबाल्ट से? 4, और 2 क्लोरीन के, तो समन्वय संख्या टोटल कितनी हो गई इसकी? 6। तो टोटल समन्वय संख्या हो गई इसकी 6। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें ये पूछा गया है CrNH3 का होल 6 और Cl3 में क्रोमियम +3 की प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो एक बार देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24, और यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। तो 24 में से 3 हटा दीजिए, कितने बच गए? 21। तो 21 तो आप किसके जोड़ दोगे? क्रोमियम के। तो यहाँ पे 21 तो आपने किसके जोड़ दिए? क्रोमियम के। अब इसके बाद देखिए, अब एक अमोनिया लिगेंड जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कितने देंगे? 12। तो 21 में आप लोग कितने जोड़ दो? 12। 21 और 12 कितने हो गए? 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33। तो भैया इसका इफेक्टिव परमाणु क्रमांक जो होगा, प्रभावी परमाणु संख्या जो होगी वो 33 होगी। समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे से। अगला क्वेश्चन है PTNH3 का होल 4 और ब्रैकेट +2 की ज्यामिति होगी। तो देखो PTNH3+4 जो भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट जो है लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं दे ऑलवेज फ्रॉम हायर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ना हमेशा चाहे लिगेंड वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जबकि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो है लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करते हैं। यदि लिगेंड की नेचर बदल जाता है तो कभी वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, कभी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट
इनका लिगेंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दे ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती ही होती है, तो वो हमेशा कौन से यौगिक बनाएंगे, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो दे ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा। और जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आपको पता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो PTNS3 की जो शेप होगी वो आपकी होगी स्क्वायर प्लेनर, वर्ग समतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से किसका आयनिक विभव अधिकतम होगा। देखो पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो है आयनिक विभव जो होता है वो अधिक होगा पोटेशियम का, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक विभव क्या होता है, कम होता है। तो सोडियम ज़्यादा, तो सोडियम पोटेशियम का ऑर्डर डिटरमाइन हो गया। अब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर IP बढ़ता तो है, लेकिन मैग्नीशियम में एक तो पेनिट्रेशन इफेक्ट और फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अधिक होने से मैग्नीशियम का जो है एल्युमिनियम से अधिक होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपके पास में मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे अधिक किसका होता है, परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो किसका सबसे अधिक होता है। तो एस कक्षक नाभिक के सबसे पास होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है किसी कक्षक के नाभिक के ओर जाने की टेंडेंसी को, कोई कक्षक नाभिक की ओर कितना मूव करेगा, इस टेंडेंसी को हम जो है क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो एस कक्षक जो होता है इसका परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये नाभिक के सबसे पास होता है और नाभिक की ओर जाने की टेंडेंसी इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से इसका परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ रही होगी आप लोगों को बात। इसका आंसर जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। B2H6 मतलब डाइबोरेन, B2H6 का दूसरा नाम क्या है, डाइबोरेन। इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है। देखो B2H6 के अंदर बनाना बॉन्ड पाया जाता है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, और बोरोन का जो संकरण होता है मित्रों इसके अंदर sp3 होता है। कौन सा संकरण होता है इसके अंदर, sp3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपके ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को अच्छे से। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आप लोग इसमें अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ओड आ रही है वो पैरामैग्नेटिक होंगे और जिनमें इवन आ रही है वो जो है डाइमैग्नेटिक होंगे। तो देखो मैं ऑक्सीजन सबसे पहले हर एक ऑप्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो 8 और 8 16, O2 माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, तो ओड आ रहा है। Cn माइनस में देखिए 6 और 7 13 और एक माइनस का 14, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ रही है, 14। इसमें देखिए 7 और 8 15, 15 में से एक गया तो 14, तो इसमें भी 14 आ रही है। और इसमें देखो 8 और फिर 14, तो देखिए 3 ऑप्शन में आपके जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 14, लेकिन एक ऑप्शन में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, ओड। और जिसमें भी इलेक्ट्रॉन संख्या ओड है वो हमेशा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये MOT से आया है, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दी है किस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे पेपर के अंदर। जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव किस में अधिक होगा। तो देखो नीचे, ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के प्रति इनर्ट हो जाते हैं, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट या अक्रिय युग्म प्रभाव हम कहते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मिथ, तो बिस्मिथ में ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है, तो ये इनके एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये जो है बिस्मिथ इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कौन सा अम्ल लुईस अम्ल नहीं है। लुईस अम्ल क्षार की परिभाषा हम जानते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे वो तो लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो लुईस एसिड होते हैं। तो BF3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये लुईस अम्ल है। AlCl3 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये भी लेता है। BeCl2 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये तीनों तो लुईस अम्ल हो गए, लेकिन अमोनिया जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है NH3 जो है हमारा लुईस बेस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा विलायक एप्रोटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जो प्रोटॉन नहीं देता है उसको हम
एप्रोटिक बोलते हैं, और जो प्रोटॉन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटिक कहते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, H2O के अंदर H+ मिलता है हमें, H+ और OH में टूटता है, तो ये एक प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। HF की बात करें तो ये H+ और F- में टूटता है, ये भी प्रोटिक है। और एल्कोहल की बात करें हम तो C2H5O एथॉक्साइड आयन और H+ देता है, तो ये भी प्रोटिक है। लेकिन C6H6 बेंजीन H+ नहीं देता है, इसलिए बेंजीन जो होगा इसके अंदर कैसा होगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी जो है ऊष्मागतिकी कोण नहीं है। देखो W का मतलब वर्क होता है, और वर्क एक जो होता है वो आपका कैसा फंक्शन है, भाप फंक्शन है। तो सीधी सी बात है, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। S मतलब आपकी एंट्रोपी होती है जो कि एक स्टेट फंक्शन है। H आपकी एंथैल्पी होती है जो कि क्या है, आपकी स्टेट फंक्शन है। जबकि M जो है ये किसी प्रकार का कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका आंसर वैसे 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेज रूल किसके द्वारा दिया गया था। तो फेज रूल जो था वो गिब्स के द्वारा दिया गया था। क्या था फेज रूल, फेज रूल था F बराबर डिग्री ऑफ फ्रीडम C-P+2। ये जो नियम था वो गिब्स के द्वारा दिया था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। F बराबर C-P+2 ये फेज नियम जो था गिब्स महोदय के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह नियम जो गैस की विलेयता को दाब के साथ संबंधित करता है। मतलब ये कहा था कि जब हम दाब बढ़ाते हैं तो गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। हेनरी ने नियम दिया था कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज, दैट लॉ इज गिवन बाय द हेनरीज लॉ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास में 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत अपघट्य चालकता गति के कारण होती है। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक जो गति होती है वो किसके कारण होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सारा खेल किसका होता है, आयंस का। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का जब टूटते हैं तो हमारे पास में कैटायन बनता है। एक आरएनएस आयोनाइजेशन थ्योरी से आया क्वेश्चन है ये। तो इसका अंदर जो है आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कौन हो जाएगा, आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, क्रियाकारक की सांद्रता लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। तो ये तो भैया क्रियाकारक की प्रकृति, क्रियाकारक छोटे होंगे तो अभिक्रिया की दर तेज होगी, अभिक्रियाकारक मोटे होंगे तो अभिक्रिया की दर धीमी होगी। तो तापमान तो वैसे ही अभिक्रिया की दर, लेकिन मोलिकुलरिटी मतलब अणुसंख्यता जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है। तो ये भैया आपके आंसर जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंजाइम की सक्रियता घटती है किसकी उपस्थिति में। तो देखो, वर्धक बढ़ाते हैं सूचक प्रमोटर, लेकिन प्रविवर्धक का मतलब होता है इनहिबिटर, मतलब अभिक्रिया की दर को घटाने वाले। तो इसके अंदर आंसर जो है 2 नंबर के हो जाएंगे कि प्रवर्धक जो होते हैं, इनहिबिटर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइम विष का काम करते हैं, वो एंजाइम की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन रक्षी कोलाइड का काम करते हैं। देखो, रक्षी कोलाइड कौन से होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं वो रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड बहुत अस्थायी होते हैं। और जब द्रव विरोधी कोलाइड के अंदर जब हम थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइड डाल देते हैं तो द्रव विरोधी कोलाइडों का स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार द्रव स्नेही कोलाइडों को रक्षी कोलाइड या प्रोटेक्टेड कोलाइड्स भी हम कहते हैं। तो सिलिका जेल, स्वर्ण सोल, कॉपर सोल, ये जो है हमारे कैसे हैं, द्रव विरोधी कोलाइड है। लेकिन जिलेटिन कैसा है, द्रव स्नेही है। और जिलेटिन द्रव स्नेही होने की वजह से किसकी तरह बिहेव करता है, ये एक रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। काय केंद्रित घनीय जालक में कितनी, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि जैसे हमारा क्यूब होता है तो क्यूब के हर एक कोने पे एक पार्टिकल होता है, साथ में बॉडी के एक सेंटर में एक पार्टिकल होता है।
और बॉडी के जो 8 कोनों पर जो एक पार्टिकल होता है उसका उस यूनिट सेल के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8 इंटू 8 1, और एक बॉडी में एक पार्टिकल पड़ा है जिसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन उसी के अंदर प्रेजेंट है। तो कितना हो गया 1 + 1 कितने हो गए 2। तो काय केंद्रीय घन संरचना में यदि आप लोग चाहो तो मैं उसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों की स्क्रीन पे बना सकता हूं। देखिए ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, ये हो गया। तो सभी के सभी एक एक कोने पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम इतना अच्छा नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, और एक ये बीच में बॉडी में होता है। तो ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का डायग्राम है जो कि क्या होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर 2 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स किरण की अध्ययन से केसीएल की संरचना ज्ञात की है। तो केसीएल जो होता है वो क्यूबिक नेचर का होता है, सरल घनीय सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसके अंदर होती है। तो साधारण घनीय होता है केसीएल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल क्यूबिक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुलीकरण मतलब पॉलीमराइजेशन कैसा प्रोसेस है। तो ध्यान रखना भैया, पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण जब होते हैं, छोटे छोटे अणु मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो ये ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। E1 क्रियाविधि द्वारा होने वाले E1 देखो एलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया भी 2 प्रकार की होती है, E1 और E2। E1 के अंदर जो मध्यवर्ती बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है, और E2 अंदर के अंदर बनती है वो संक्रमण अवस्था बनती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा E1 में कार्बोधनायन यानी कार्बोकैटायन जो है मध्यवर्ती बनता है E1 विलोपन में। बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं इसको, बीटा विलोपन अभिक्रिया। देखिए NH2 समूह का अम्लीय माध्यम में क्या प्रभाव होता है। देखो NH2 समूह वैसे तो अकेला, यदि NH2 समूह की बात करें तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एज वेल एज बेंजीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब बेंजीन सक्रिय कारक और ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह। लेकिन अम्लीय माध्यम में क्या होता है, इसको H+ मिल जाता है, और H+ मिलने की वजह से ये H+ को गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद में NH3+ बना लेता है, और वो जो अमोनियम आयन बनता है वो कैसा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होता है, और NH3+ होने की वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3rd नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3rd नंबर का ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 से, तो ये NaCl और NO2 भी लिख सकता था, NaCl सॉरी NaNO2 और HCl भी लिख सकता था। तो ये डायएजोटीकरण अभिक्रिया है। जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 + HCl या फिर HNO2 से 5 डिग्री या 0 डिग्री टेम्परेचर पे कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं डाइएजोटाइजेशन या डाइएजोटीकरण अभिक्रिया इसको हम कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास में 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ताप अपघटन पर एल्कीन दे सकता है, मतलब जब ताप अपघटन कराएं तो एल्कीन दे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जब एस्टर का ताप अपघटन किया जाता है तो हमारे पास में क्या बनता है, एक तो एसिटिक एसिड बनता है और साथ में एल्कीन बनती है। कैसे बनती है वो मैं आपको रिएक्शन आपको सामने लिख देता हूँ। देखिए ऐसे बनती है, ये आपका एस्टर है, थोड़ा सा यहाँ लिखने में दिक्कत आ रही है मुझे, RC≡OCH2, यहाँ समझ में नहीं आएगा आपस में, मैं मिटा देता हूँ इसको। देखिए RC≡O, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ, लिखने में नहीं आ रहा है मुझसे ये यहाँ पे, क्योंकि मार्कर इतना अच्छा सा नहीं है इसका, पेन थोड़ा ठीक रहेगा। हाँ तो सी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C≡O, अब जो ऑक्सीजन से लगा हुआ इथाइल समूह है, उस इथाइल समूह का जो CH3 वाला हाइड्रोजन है अपना बॉन्ड कहाँ तोड़ेगा, वो बॉन्ड तोड़ेगा कार्बन और कार्बन के बीच में। तो क्या बन गया हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड, और ये जो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ी है वो बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो हाइड्रोजन H कार्बन से फ्री हुआ था वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा और साथ में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास में एस्टर, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
हेलोफॉर्म जल अपघटन कराने पर क्या देता है? तो हेलोफॉर्म जल अपघटन कराने पर एसिड देता है। कैसे? हेलोफॉर्म की एग्जांपल में हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म पे एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन और 3 Cl होते हैं। यदि इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो तीनों Cl 3 OH से डिस्प्लेस हो जाएंगे, और जब तीनों OH तीनों से डिस्प्लेस होंगे तो तीनों जगह क्या लग जाएंगे? OH OH। एक कार्बन पर 2 OH रह नहीं सकते, वो तुरंत एच निकाल देंगे तो हमारे पास में एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास में 3rd नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीसल विधि किस द्वारा, आपको पता है जीसल विधि के द्वारा मेथोक्सी समूह का एस्टिमेशन किया जाता है। तो ये एक अच्छी विधि है, अधिकतर क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। इसमें ध्यान रखना कि जो यदि हम HI की रिएक्शन यदि हम टर्सरी से कराते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड से कराते हैं, मतलब HI की अभिक्रिया यदि हम टर्सरी ईथर से कराते हैं, एक तरफ 3 डिग्री का कार्बन और एक तरफ से 2, तो इसके अंदर जो 3 डिग्री वाला है वो तो बनाता है आपका एल्कोहल, और 1 डिग्री वाला बनाता है एल्किल हैलाइड। लेकिन यदि मान लो इसके अलावा कोई पोजीशन स्थित नहीं, सॉरी, 3 डिग्री वाला तो बनाएगा एल्किल हैलाइड, और जो छोटा समूह है वो बनाएगा एल्किल आयोडाइड। और यदि इसके विपरीत कोई भी समूह हो, बड़े समूह से तो हमारे पास में क्या बनेगा? एल्कोहल, और छोटे समूह से हमारे पास में क्या बनेगा? तो इसको बोलते हैं जीसल मेथड बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबलतम क्षार, कौन सा क्षार है? तो देखो ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड जो होते हैं उन तत्वों की क्षारकता बढ़ती है। तो चाहे वो ऑक्साइड हो चाहे वो हाइड्रोक्साइड, दोनों की क्षारकता बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर तो सीजियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा अधिकतम वाष्पशील है? देखो ऊपर से नीचे जाने पर मोलिकुलर वेट बढ़ता है तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि क्वथनांक बढ़ते हैं और वोलेटाइल करती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? HF होना चाहिए सबसे ज़्यादा वोलेटाइल, लेकिन HF ना होकर HCl होता है, क्योंकि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये कम वाष्पशील होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन HCl होगा। HF होना चाहिए था, लेकिन HF में क्या रीजन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से देता है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मतलब जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होते हैं उनके अंदर आर्गन गैस को भरा जाता है। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी एक्टिनाइड्स, या मैं लेंथेनाइड को भी बता देता हूँ, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स जनरली कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? तो सभी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि सभी संक्रमण तत्व जो होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, और सभी जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +3 होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर का ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट? इनमें से कौन सा तत्व जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो आपको बता दूं, सीरियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 58, और जब इसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है? 54, और 54 किसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है? जिनोन का। तो सीरियम जो होता है +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना पसंद करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनोन के बराबर हो जाता है, जो कि जिनोन जो है वो कैसी गैस है? एक नोबल गैस है, आइडियल गैस है। तो सीरियम जो है कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना पसंद करेगा? +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाना पसंद करेगा। समझ में आ गया वो रीजन क्यों +4 शो करता है? ये देखो, सी ड्राइवर्स जो होते हैं, या सी ड्राइवर्स या अस्थमा रोगी जो होते हैं वो क्या करते हैं? सी ड्राइवर्स मतलब गोताखोर, वो ऑक्सीजन के साथ में हमेशा हीलियम मिला के चलते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम की पानी में विलेयता कम है। यदि मान लो सी ड्राइवर्स और अस्थमा वाले यौगिक हीलियम नहीं मिलाएंगे तो ऑक्सीजन की जो विलेयता है, ऑक्सीजन की विलेयता जो है ब्लड के अंदर कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की विलेयता ब्लड में कम हो जाएगी तो आदमी को बैंड्स नामक बीमारी हो जाती है। तो चाहे सी ड्राइवर्स हो चाहे वो हमारे अस्थमा रोगी हो, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर के अंदर हीलियम मिलाते हैं। इस समय कोरोना के समय में भी जो सिलेंडर हमारे पास में ऑक्सीजन के अवेलेबल है उनके अंदर हीलियम का मिलाया जाता है, क्योंकि थोड़ी सोलबिलिटी जो है वो सोलबिलिटी कम करने की, बैंड्स पैदा हो ना हो, इस वजह से हीलियम को इसके अंदर मिलाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
Na2Al2Si2O8.H2O ये जियोलाइट होते हैं। जियोलाइट को हम BHG कहते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं। 260 से 744 पिकोमीटर के छेद होते हैं और पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए, पानी को सॉफ्टिंग करने के लिए जियोलाइट का यूज हम करते हैं जनरली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। द हैलोजन विच इज यूज्ड एज ए एनाल्जेसिक्स, इनमें से कौन सा है जो एनाल्जेसिक्स के रूप में काम आता है? तो देखिए, वैसे तो इसको RPSC ने डिलीट माना है, लेकिन मैं अपनी आंसर की के अनुसार इसका आंसर जो है आपको दे रहा हूँ। एनाल्जेसिक्स के रूप में क्लोरीन जो है जनरली यूज किया जाता है। बाकी आप लोगों को कोई अप्रोप्रिएट आंसर यदि इसका पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज इन एक्वस सॉल्यूशन, इनमें से किसकी जलीय विलयन में सबसे अधिक साइज होगी? तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होती है? बढ़ती है। तो लिथियम की साइज सबसे छोटी होगी, उसके बाद में सोडियम की होगी, उसके बाद में पोटेशियम की होगी और सबसे बड़ी जो है रुबिडियम की साइज होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर सेल संख्या बढ़ने से, कोषों की संख्या बढ़ने से क्या होती है? साइज का मान बढ़ता है। तो रुबिडियम जो होगा हमारा सबसे बड़ा होगा, सबसे साइज में बड़ा होगा। Kp/Kc द रिएक्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2 इक्वल टू CO2। इसके लिए Kp और Kc का मान होगा, आपको एक रिलेशन पता होगा जो कि हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, Kp बराबर Kc इक्वल टू RT की पावर डेल्टा n। अब डेल्टा n का मान यहाँ पे कितना रखोगे आप? -1। कैसे निकालोगे? CO2 गैस 1/2 O2 गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट तो 1 और रिएक्टेंट कितने हो गए? 1.5, तो कितना बच गया? माइनस का 1/2। तो क्या हो जाएगा? Kp बराबर Kc RT की पावर -1/2। तो 1/2 की वजह से Kc को नीचे ले आए तो Kp/Kc हो गया और RT की पावर -1/2 हो गया। तो RT की पावर 1/2 को हम क्या लिखेंगे? 1/√1 RT। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपके पास में 2 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अर्ग, एक जूल और एक कैलोरी किसके समान होते हैं? तो एक अर्ग, एक जूल और एक कैलोरी में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ी होती है कैलोरी, क्योंकि एक कैलोरी के अंदर कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी के अंदर 4.18 जूल होते हैं। और एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? एक जूल के अंदर होते हैं 10⁻⁻7 अर्ग होते हैं। तो इसका आंसर जो है 3rd नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे ज्यादा बड़ा कैलोरी होता है, फिर जूल होता है और फिर अर्ग होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, कोई विलयन को तनु करते हैं, तो उससे एंथैल्पी के मान पे क्या असर पड़ता है? तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि एक ऑप्शन ऐसा भी दे रखा है जो सही है ना। देखो, जब डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, और एंट्रोपी भी चेंज हो सकती है, लेकिन डेल्टा H के मान में कोई चेंजेस नहीं होता है। डेल्टा H मतलब एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 4 नंबर का ऑप्शन, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरोएथीन यानी वाइनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाइनिलिक क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लोरोएथीन से किस बहुलक का निर्माण किया जाता है? तो क्लोरोएथीन का जब बहुलीकरण कराया जाता है तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसको हम PVC कहते हैं। तो 2nd नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विलयन की चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों के एकाकी योगदान, इट इज द पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैटायन एंड एनायन इन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। दिस लॉ इज गिवन बाय कोलराउस। ठीक है, तो ये कोलराउस का नियम था जिसके अंदर हम दुर्बल विद्युत अपघट्यों की चालकता का निर्धारण करते हैं। तो आज के ये 50 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और मेरा कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।